हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 4। ओके, हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 टू पार्ट 3 में काफ़ी सारी अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस कर चुकी हूँ इन अ वेरी इजी वे। ओके, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर एंड इट्स टाइप्स। इसके टाइप्स कौन कौन से, लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो चीज़ें हैं ना आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये आपको जब तक क्लियर नहीं होंगी, आप जो आपका अकाउंटिंग है सब्जेक्ट, उसमें फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मैंने आप लोगों के लिए बेसिक से स्टार्ट किया है और हम ऐसे ही टू एडवांस मूव करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखिए, सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं एक्सपेंडिचर का। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ एक्सपेंडिचर की सिंपल लैंग्वेज में, अगर एक हम कॉमन मैन से पूछें कि एक्सपेंस से या एक्सपेंडिचर से आप क्या समझते हैं, तो वो यही बोलेंगे कि अगर हमने किसी भी टाइप की पेमेंट की है, ठीक है, तो हम उसको एक्सपेंडिचर मानेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एज अ कॉमर्स स्टूडेंट थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश or transfer of property or incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods or services is called expenditure। मैं आप लोगों को इजी वे में समझाती हूँ। देखो, या फिर हमने कैश डिसबर्स किया है, यानी कि कैश में कुछ पेमेंट किया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का क्या किया है हमने, कोई ट्रांसफर किया है, ठीक है, या फिर लाइबिलिटी अराइज हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और हमारा पर्पस क्या था, एसेट्स को एक्वायर करना या गुड्स या सर्विसेज। तो इनकी वजह से चाहे हमारी लाइबिलिटी अराइज हुई है, ओके, चाहे हमने कैश डिसबर्स किया है या प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना पड़ा है किसी एसेट को, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का जो मेन मकसद ये है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि एक्सपेंडिचर को हम टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, देखिए, जो एक्सपेंडिचर है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 हमारा कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए, जो भी चीज़ें हाईलाइट कर रही हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ओके, क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं, आपने सिंपली बोलना है 3 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे इनको इन अ वेरी इजी वे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। Any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of a fixed asset is termed as capital expenditure। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने याद कैसे रखना है, इसको आपने करना है लॉन्ग टर्म से रिलेट। ओके, यानी कि आपने बेनिफिट लेना है, लेकिन उस एक्सपेंडिचर से जो बेनिफिट आप लेंगे वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड आपको मिलेगा। ठीक है, और जनरली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जुड़ा होता है वो हमारी फिक्स्ड एसेट से जुड़ा हुआ होता है। ये आपने ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ। ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि क्या किस लिए होगा, या तो एक्वायर करने के लिए या फिर इंक्रीज करने के लिए वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब देखो, आपने खरीदा फिक्स्ड एसेट को, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि, या फिर आपने इंक्रीज की है वैल्यू। अब इंक्रीज कैसे की है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी मशीनरी थी, ठीक है, अब मशीनरी थी, या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो आपका सिनेमा हॉल है, आपका पीवीआर है, आपने सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी है, सीट्स और लगवा दी हैं, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, इंक्रीज कर रहे हैं आप वैल्यू अपने फिक्स एसेट की। तो ये भी आपका किस पे काउंट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ओके, एज सच द अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो, जब इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग यानी कि जब एक मेजर टाइप के खर्चे हो रहे हैं, तो वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, सच एक्सपेंडिचर इट्स बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड हैंस रिटर्न इन एसेट। देखो, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, मैंने आपको बोला
कि उसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टाइम के लिए मिलने वाला है। देखिए, सच एन एक्सपेंडिचर इट्स बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड, इसीलिए हम इसको एसेट्स में लिखते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। देखो, अब जब मैंने आपको कैपिटल का बोला था तो आपको लॉन्ग पीरियड की बात की थी, यानी कि 1 साल से ज़्यादा। लेकिन जब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो उसका मतलब हमारा होगा यहाँ पे विद इन 1 ईयर आप उसका बेनिफिट ले लेंगे। ओके, एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जनरली आपको पता ही है हमारा 1 साल का होता है, और जनरली हम लोग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च लेते हैं। ठीक है, सो एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अब उसके बाद देखिए, एज सच ऑल द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। देखो, मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या बताया था कि वो एज एन एसेट ट्रीट किए जाते हैं, जबकि जो आपके ध्यान रखना, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है ना, ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में ही आते हैं, क्योंकि such expenditure does not result in an increase in the earning capacity of the business but only helps in maintaining the existing earning capacity। देखो, दो चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। एक होता है अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना, जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था सिनेमा हॉल का, पीवीआर की सीट्स को बढ़ा रहे हैं तो अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, सो दैट विल बी काउंटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट ऑन द अदर हैंड, जो पुरानी सीट्स हैं उनको आप ठीक करवा रहे हो, तो इससे आपकी जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी है वो मेंटेन रहेगी, तो यहाँ पे ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए, अब हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप लोगों को डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और उनके बीच का डिफरेंस, क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं या फिर आपके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, अगर हम डिटेल क्वेश्चंस की बात करें वो भी इसमें से आ सकते हैं, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखिए पढ़ते हैं क्या डिफरेंस है। देखिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट इज इंकर्ड फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, ये मैंने आपको पहले ही समझाया। Whereas revenue expenditure is incurred for the day to day मतलब मेंटेन करना है आपने अपनी अर्निंग कैपेसिटी को, उसके लिए होता है। ओके, नेक्स्ट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये चीज़ मेन डिफरेंस है, ध्यान रखना। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, उससे हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जबकि जो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यानी कि प्रॉपर वो एफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर में चलता रहे सिस्टम एसेट्स का। उसके बाद देखिए, जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट इट्स बेनिफिट्स नॉर्मली ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि मोर देन 1 ईयर बेनिफिट मिलता है, जबकि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका मैक्सिमम विद इन 1 ईयर आप बेनिफिट ले लेंगे, जबकि कैपिटल का मोर देन 1 ईयर। ओके, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इज रिटन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट जनरली, जबकि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट इज रिटन इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। वो डिपेंड करता है ट्रेडिंग में करना है या P&L में, डिपेंड करेगा हमारा ट्रांजैक्शन पे। देखिए, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। हमने दो कैटेगरीज पढ़ ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, जो आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, इसमें दो टर्म जो है आपने ध्यान रखनी है, डेफर्ड और रिवेन्यू। अगर हम डेफर्ड को रिवेन्यू से अलग कर दे तो आपको पता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा है कि जिसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिलेगा, बट डेफर्ड मतलब उस चीज़ में डिले का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में समझें कि है तो वो जो एक्सपेंडिचर किया है वो है रिवेन्यू नेचर का, बट उसका जो बेनिफिट है ना वो आपको 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, यानी कि जनरली 3 to 7 ईयर्स मिलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। There are certain expenditures which are revenue in nature, but the benefit of which is likely to be derived over a number of years। देखिए, जो है तो revenue nature के, but जो उनका benefit है ना
वो ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इन्हीं एक्सपेंडिचर को हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं, और इनका जो बेनिफिट है ना वो आपको 3 to 7 ईयर्स मिलता है। देखिए, अब आप लोग ये समझिए कि हमने ये देखा कि आपको पता है कि जैसे कि सारा का सारा जो एक्सपेंडिचर है, अब क्या होगा कि बेनिफिट आपको ओवर द ईयर्स मिलने वाला, लाइक 3 to 7 ईयर्स। ये तो जस्ट एक रेंज आपको प्रोवाइड किया, हो सकता है वो 5 ईयर्स मिले, 6 ईयर्स मिले या 4 ईयर्स मिले। तो हम ऐसा नहीं होगा कि उस एक्सपेंडिचर को एक ही टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर देंगे उसको डेबिट। नो, इसमें आपको ध्यान रखना है जो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका कुछ पोर्शन हर साल राइट ऑफ किया जाता है P&L में, बाकी का जो अनरिटर्न ऑफ पोर्शन है उसको एज एन एसेट दिखाया जाता है। ओके, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में देखिए, एज सच द होल ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द करंट ईयर but spread over the years for which the benefit is likely to last. Okay, thus only a part of such expenditure is taken to P&L account every year, and the unwritten off portion is allowed to stand on the asset side of the balance sheet. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ कुछ पार्ट जो है एक्सपेंडिचर का P&L में हर साल डालते हैं, जो बाकी का अनरिटर्न ऑफ है that is allowed to stand on the asset side of the balance sheet. Okay, अब मैं आपको ये एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, a firm spent a huge amount of rupees 10 lakh on advertising to introduce a new product in the market. That is quite obvious कि अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है तो एडवर्टाइजिंग तो किया जाएगा। ठीक है, अब जो 10 लाख रुपए खर्च किए हैं एडवर्टाइजिंग पे, और हमने माना है, एस्टिमेट किया है कि जो इसका बेनिफिट है विल लास्ट फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, अब आप ये देखिए, है ये रिवेन्यू नेचर का, बट इसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है, 4 सालों के लिए मिलने वाला है। तो अब ऐसा नहीं है कि पहले ही साल हम P&L में रुपीज़ 10 लाख दिखा देंगे। नो, इट इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हर साल हम लोग 10 लाख का 1/4 करेंगे। ठीक है, 2,50,000 हर साल P&L में जाएगा, जो रिमेनिंग बैलेंस है वो एसेट साइड में आएगा। देखिए, in this case rupees 2,50,000 will be charged to P&L account of each year for 4 consecutive years. ठीक है, rupees 2,50,000 will be debited to P&L account of each year, and the balance will be treated as an asset and shown on the asset side of the balance sheet. बिल्कुल, so the amount shown on the asset side will be rupees 7,50,000 in the first year, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको मैंने बताया, फर्स्ट ईयर में 2,50,000 हमने दिखाया P&L में, तो बाकी का कितना बचा, 7,50,000, यही बचा बाकी का 7,50,000। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर 2,50,000 दिखाया, तो बाकी का 5 लाख बचा सेकेंड ईयर के लिए। फिर दोबारा से हमने 2,50,000 माइनस किया तो 2,50,000 इन द थर्ड ईयर, एंड सो ऑन। फिर लास्ट में जो फोर्थ ईयर में है वो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।